हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट है और जो ठोसों का यांत्रिक गुण है वो वाला पार्ट है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का निम्न कारण है। यानी जो चंद्रमा है उस पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा काफ़ी हल्का है। दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी के परित परिक्रमण करता है। और तीसरा ऑप्शन है गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल वेग पलायन वेग से अधिक होता है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो देखो सही आंसर बताने से पहले क्या आप लोग पलायन वेग के बारे में जानते हो क्या। अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आप पलायन वेग के बारे में जानते हो क्या। और मैं जिसको नहीं आता है वो पलायन वेग के बारे में समझना। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे अपन उस वेग से अगर किसी पिंड को अगर फेंक दे अपन तो पिंड जो है वो क्या है अंतरिक्ष में चला जाता है यानी पलायन कर जाता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का जो मेन कारण है वो ये है कि चंद्रमा पर जो गैस के अणु जो होते हैं उनका वर्ग माध्य मूल वेग जो होता है वो पलायन वेग से भी अधिक होता है। तो पलायन वेग से अधिक होगा तो गैस के अणु क्या करेंगे, वो पलायन कर जाएंगे, चंद्रमा के ऊपर रुकेंगे नहीं। इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। तो इसका मुख्य कारण जो है वो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और वैसे जो पलायन वेग की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी पर पलायन वेग का जो मान होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान रखना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका सही आंसर हमने जान लिया है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। हमें बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान जो है वो अधिकतम होता है कहाँ पर। पहला ऑप्शन है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के ध्रुवों पर। तीसरा ऑप्शन है किसी पहाड़ की चोटी पर। और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के ऊपरी पृथ्वी के गहरी खान पर, पृथ्वी के अंदर, ये लिखा हुआ अंदर गहरी खान में। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसको अपन जी से व्यक्त करते हैं, ये हम जानते हैं। और इसका मान अधिकतम कहाँ होगा, तो इसके लिए सूत्र होता है जी बराबर जो होता है जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर। तो आर का मान अगर ज़्यादा होगा तो जी का मान कम होगा, और अगर आर का मान कम होगा तो जी का मान क्या होगा, ज़्यादा। तो हम देखते हैं कि आर का मान कम कहाँ पे होता है। तो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। ये भूमध्य रेखा होती है और ये ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है। तो भूमध्य रेखा और ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इनके बीच में लगभग 21 किलोमीटर का अंतर होता है। यानी ये वाली जो दूरी होती है वो कम होती है। क्या होती है, ये कम होती है। तो कम होगी यानी आर का मान कम होगा। आर का मान कम होगा तो जी का मान जो है वो ध्रुवों पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और भूमध्य रेखा पर क्या होगा, कम होगा। यानी यहाँ मैक्सिमम होगा जी का मान और यहाँ पे जी का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमसे पूछा है कि अधिकतम कहाँ होगा, तो अधिकतम बताना है तो अधिकतम जो होगा वो ध्रुवों पर होगा, क्योंकि यहाँ पर आर का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है, इसलिए जी का मान ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर पलायन वेग बताना है आपको। चंद्रमा पर किस पर बताना है, चंद्रमा पर पलायन वेग। तो चंद्रमा पर पलायन वेग पहला ऑप्शन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, और दूसरा 5 किलोमीटर पर सेकंड है, तीसरा 10 किलोमीटर पर सेकंड है, और चौथा ये ऑप्शन गलत है, इसको आप करेक्शन कर लेना। यह है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो देखो ये तो मैंने आपको अभी बताया था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो होता है वो पृथ्वी पर पलायन वेग होता है, यानी पृथ्वी पर पलायन वेग होता है। और 5 और 10 तो होते ही नहीं है, किसी के नहीं होते हैं, तो बचता है डी ऑप्शन। तो चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसका सही आंसर होगा 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, किसी खोखले गोले के केंद्र पर, कहाँ पर, केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखो किसी खोखले गोले के केंद्र पर बोला है। केंद्र पर अपन बात करें तो आर का मान जो होता है वो जीरो हो जाता है। आर का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आर का मान अगर जीरो हो जाएगा तो हमारे पास सूत्र जो होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का वो जी एम बटा आर, तो आर का मान जीरो हो जाएगा। तो
गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर कितनी आती है? 0 आती है। खोखले गोले की बात कर रहे हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कैपिटल जी का प्रायोगिक मान दिया था? प्रायोगिक मान दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी का मान दिया था। और ये जो कैपिटल जी है इसको अपन गुरुत्वीय नियतांक के नाम से जानते हैं। गुरुत्वीय नियतांक के नाम से जानते हैं। और गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का जो मान होता है वो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये भी आप याद कर लेना, ये इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन होगा। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है इन चारों ऑप्शनों में से जो है वो है क्वार्ट्स। क्या है? क्वार्ट्स। और दूसरे नंबर पे कौन है? ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे ये तो क्वार्ट्स है। क्या है? क्वार्ट्स। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ जो है वो है क्वार्ट्स। याद रखना, क्वार्ट्स। और दूसरे नंबर पे क्या आएगा? स्टील आएगा। तो इसका सही आंसर क्वार्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ते हैं पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? हमें ये बताना है प्रत्यास्थता गुणांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, निर्भर नहीं करता है, या एक सीमा तक बढ़ता है फिर घटने लगता है। तो देखिए, पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक जब अपन तापमान को बढ़ाते हैं तो घटता है वो मान। क्या होता है? घटता है। तापमान बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रबर, स्टील और कांच की प्रत्यास्थता के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा होगा? अपने को रबर, स्टील और कांच की प्रत्यास्थता का घटता क्रम यानी सबसे कम प्रत्यास्थता किसकी होगी? तो सबसे कम होती है, सबसे कम जो होती है वो किसकी होगी? रबर की होगी। किसकी होगी? रबर की होगी। तो और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? स्टील की। तो सबसे पहले नंबर पे स्टील आना चाहिए और सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? रबर, और बीच में कांच। तो स्टील, फिर दूसरे नंबर पे कांच और फिर रबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ठोस जो प्रत्यास्थता सीमा के आगे टूट जाते हैं, यानी जो ठोस होते हैं जो प्रत्यास्थता सीमा के आगे जाते हैं, टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं भंगुर। जैसे कि कांच जो होता है वो भंगुर प्रकृति का होता है। भंगुर प्रकृति का होता है, प्रत्यास्थता सीमा के आगे जाते हैं, टूट जाते हैं। और आघात वर्धनीय, इसको अपन चोट पहुँचा के इसको पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तन्ने का मतलब होता है पतले तारों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो तो क्या होगा? भंगुर होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही सूत्र क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही सूत्र बताना है, तो थोड़ा इसको अपन डिटेल से देखते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही सूत्र हम जानते हैं, हुक का नियम ये कहता है कि जो प्रतिबल होता है वो समानुपाती होता है विकृति के। प्रतिबल समानुपाती किसके होता है? विकृति के। जब अपन इस समानुपाती निशान को हटाते हैं तो प्रतिबल बराबर हो जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको अपन y से लिखेंगे, और गुणा में विकृति। गुणा में क्या हो जाता है? विकृति। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर हो जाता है प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है। प्रतिबल क्या होता है? अब यहाँ पे ले लेते हैं। प्रतिबल क्या होता है? y बराबर F/A, और विकृति होता है इसके बटा में, अगर डेल्टा L बटा L लिखेंगे तो L ऊपर चल जाएगा, डेल्टा L यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है F की जगह, F बल है एक तरीके से, और बल भार के बराबर होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? mg लिख सकते हैं। तो F की जगह mg होना चाहिए। L एरिया, कोई तार है तो तार का एरिया πr² हो सकता है, तो A की जगह πr² होना चाहिए। तो देखो F की जगह mg, डेल्टा L ऊपर नहीं नीचे आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन mg बटा π²L, डेल्टा L नहीं दे रखा तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन mg गुणा L बटा πr² गुणा डेल्टा L, और चौथे में
mg आर स्क्वायर ऊपर दे रखा है तो ये गलत है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ये होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो सही सूत्र होगा वो mg/π² डेल्टा एल। mg का मतलब हो गया f और पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया a, तो बन गया ना फॉर्मूला FL/A डेल्टा एल। ठीक है, इस तरीके से ये सूत्र हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक आधा, अपरिवर्तित, दोगुना या 4 गुना। तो भैया यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो पहली बात तो लंबाई पर निर्भर करता ही नहीं है, तो चाहे लंबाई को आप कितना ही गुना बढ़ा दो, कितना ही गुना कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। इसका सही आंसर होगा अपरिवर्तित। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल कैसा होता है ये बताना है आपको। सदा आकर्षण का, सदा प्रतिकर्षण का, या फिर अधिक दूरी पर नगण्य, उससे कम दूरी पर आकर्षण और बहुत कम दूरी पर प्रतिकर्षण हो जाता है, या फिर अधिक दूरी पर प्रतिकर्षण या कम दूरी पर आकर्षण होता है। तो कौन से, देखो पहला और दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होते हैं। तो इसमें तो दे रखा है कि हमेशा आकर्षण का है और इसमें दे रखा है हमेशा प्रतिकर्षण का है, तो ये तो संभव नहीं है। अब हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन सी और डी। तो इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ। देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ, ठीक है। ऊपर जो मान है, ऊपर और नीचे, तो ऊपर होता है प्रतिकर्षण और नीचे होता है आकर्षण। इसका मतलब है कि अधिक दूरी, अगर अधिक हो जाती है, ये एक मिनट ये गलत हो गया, हाँ जी। तो अब देखो ये होता है इसका ग्राफ। तो अगर अधिक दूरी होती है तो अधिक दूरी, ये मान लो बहुत अधिक दूरी हो गई, तो अधिक दूरी पर तो जाके नगण्य हो जाता है, ठीक है। और उससे कम दूरी पर आकर्षण, तो नीचे वाला पार्ट आकर्षण का है, और बहुत कम दूरी पर कैसा हो जाता है? प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल का मात्रक होता है। तो प्रतिबल का मात्रक आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो हम जानते हैं प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल जो होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी अपन इसको मीटर का वर्ग भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन बटा मीटर का वर्ग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति का मात्रक है। विकृति, तो ये ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है मात्रकहीन। तो देखो विकृति जो होती है वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन बटा लंबाई। तो ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो कोई मात्रक नहीं होगा। तो इसका मतलब विकृति मात्रकहीन होती है। कैसी होती है? मात्रकहीन होती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हुक का नियम है। नियम क्या बताता है? प्रतिबल व्युत्क्रमानुपाती विकृति, व्युत्क्रमानुपाती तो होता ही नहीं है, गलत बात। प्रतिबल समानुपाती विकृति, यानी प्रतिबल समानुपाती अगर विकृति है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, और बाकी नीचे के दो नहीं होंगे। तो हुक का नियम जो होता है वो कहता है कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से हमने दोनों चैप्टरों के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये आपके जो हैं हर किसी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होंगे, और नीट IIT JEE के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। और ऐसे ही मैंने 2 वीडियो पहले से ही आप लोगों को बता दिया है, और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसे भी देख लें। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।